नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमुख युद्ध एवं अभियान। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी वंश से संबंधित युद्ध। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं युद्ध एवं अभियान, कलचुरी कालीन युद्ध एवं अभियान। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। यह आपका है सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन युद्ध। कलचुरी कालीन युद्ध अर्थात रतनपुर कलचुरी वंश व रायपुर कलचुरी वंश से संबंधित हम युद्ध को डिस्कस करने जा रहे हैं। कलचुरी कालीन युद्ध व विजय अभियान। ध्यान दीजिएगा, युद्ध को हम एक विशेष तरीके से, एक विशेष डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमें आसानी से याद हो जाएगा कि किस कलचुरी कालीन शासक का किस दूसरे शासक के साथ युद्ध हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, सबसे पहले पकड़ते हैं, यहां पर है पाली, यह आपका है पाली। पाली में शासक बाण वंश के शासक विक्रमादित्य। पाली में, पाली राजधानी है, बाण वंश की राजधानी है पाली। पाली के शासक है विक्रमादित्य, पाली के शासक विक्रमादित्य। पाली के बाण वंश के शासक विक्रमादित्य, पाली के बाण वंश के शासक विक्रमादित्य। पाली में बाण वंश का साम्राज्य था, पाली के बाण वंश के शासक विक्रमादित्य। और इनका युद्ध हुआ है, इधर पकड़ना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है त्रिपुरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित त्रिपुरी। त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग का युद्ध होता है पाली के बाण वंश के शासक विक्रमादित्य से, और इस युद्ध को जीतते हैं शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ध्यान दीजिएगा, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक। यह है त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक, यह है त्रिपुरी कलचुरी वंश। त्रिपुरी कलचुरी वंश, त्रिपुरी
कलचुरी वंश, त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, पाली के बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करते हैं। तो मैंने डायरेक्शन ऐसे दिखाया, इसका अर्थ यह है कि शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग विक्रमादित्य बाणवंश के शासक विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करते हैं और इस युद्ध को जीतते हैं शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। अगला पकड़ना है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक में, ध्यान दीजिएगा, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक में यह पकड़ना है रतनपुर, यहां पकड़ना है रतनपुर, यह आपका है रतनपुर, यह पकड़ना है रतनपुर। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर में सबसे पहले पकड़ते हैं रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, और अगला पकड़ना है जाजल्य देव द्वितीय। आप जाजल्य देव बोलिए या जाजल्य देव बोलिए, जाजल्य देव या जाजल्य देव द्वितीय। तो इस प्रकार से रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय तथा जाजल्य देव द्वितीय। इसके बाद पकड़ना है, इसके बाद पकड़ना है ये जाजल्य देव द्वितीय का फर्स्ट पार्ट, अर्थात जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम। ये चारों के चारों शासक है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय। इन तीनों को एक स्लॉट में रखना है। इसके बाद जाजल्य देव द्वितीय के बाद पकड़ना है जाजल्य देव प्रथम। मैंने इन चारों का नाम रतनपुर के पास लिखा है, अर्थात ये चारों के चारों है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक। अब ध्यान दीजिएगा, रत्नदेव द्वितीय का युद्ध होता है आजू और बाजू, दाएं और बाएं दोनों तरफ। रत्नदेव द्वितीय का युद्ध होता है इस तरफ तथा बाएं और दाएं दोनों तरफ होता है। रत्नदेव द्वितीय का युद्ध बाएं तथा दाएं दोनों तरफ होता है। पृथ्वीदेव द्वितीय का युद्ध होता है सिर्फ और सिर्फ दाएं तरफ। जाजल्य देव द्वितीय का युद्ध होता है सिर्फ और सिर्फ बाएं तरफ। इसके बाद पकड़ते हैं जाजल्य देव प्रथम का। इनका युद्ध होता है बाएं तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, दाएं तरफ तथा जस्ट नीचे पकड़ना है, नीचे। इनके 3 युद्ध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने से हमें बेनिफिट होगा, एग्जाम में हमें चित्र पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगा और हम आसानी से आंसर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने यहां पर पाली के बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को प्रदर्शित किया। इनका युद्ध होता है त्रिपुरी, यह है मध्य प्रदेश का त्रिपुरी, मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है त्रिपुरी। त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करते हैं। इसके बाद मैं रतनपुर कलचुरी वंश के शासकों पे फोकस कर रहा हूं। रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, और इसके बाद मैंने लिया जाजल्य देव प्रथम। रत्नदेव द्वितीय अपने बाएं तथा दाएं 2 शासकों को हराते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय अपने दाएं तरफ एक शासक को हराते हैं। जाजल्य देव द्वितीय अपने बाएं तरफ एक शासक को हराते हैं। जाजल्य देव प्रथम बाएं, दाएं और नीचे 3 शासकों को युद्ध में पराजित करते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रत्नदेव द्वितीय। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय यहां पर त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गया कर्ण को हराते हैं। त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गया
कर्ण को हराते हैं। यह गया कर्ण है, त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक। रत्नदेव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गया कर्ण को युद्ध में पराजित करते हैं। साथ ही साथ रत्नदेव द्वितीय इस तरफ है ओडिशा, ध्यान दीजिएगा, यह है ओडिशा, ये आपका है ओडिशा। ओडिशा में यहां पर है तोशली, कलिंग की राजधानी तोशली, कलिंग की राजधानी है तोशली। और यहां के शासक है गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड गंग। तो इस प्रकार से रत्नदेव द्वितीय अनंत वर्मन चोड गंग को युद्ध में पराजित करते हैं। गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड गंग को युद्ध में पराजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनंत वर्मन चोड गंग को युद्ध में पराजित करते हैं। यह आपका है ओडिशा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर रत्नदेव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गया कर्ण को हराते हैं तथा रत्नदेव द्वितीय गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड गंग को युद्ध में पराजित करते हैं। गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड गंग को युद्ध में पराजित करते हैं। इनकी राजधानी है तोशली, कलिंग की राजधानी तोशली, कलिंग साम्राज्य की राजधानी है तोशली, कलिंग साम्राज्य की राजधानी है तोशली। यहां के शासक है गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोट गंग। तो इस प्रकार से रत्नदेव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गया कर्ण को हराते हैं तथा साथ ही साथ गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोट गंग को युद्ध में पराजित करते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय कलिंग के शासक जटेश्वर को युद्ध में पराजित करते हैं। कलिंग के शासक जटेश्वर को युद्ध में पराजित करते हैं। कलिंग शासक जटेश्वर को युद्ध में पराजित करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय कलिंग शासक जटेश्वर को युद्ध में पराजित करते हैं। अगला है आपका जाजल्यदेव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक जय सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, ज फॉर जाजल्यदेव और ज फॉर जय सिंह। तो जाजल्यदेव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक जय सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जाजल्यदेव प्रथम, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जाजल्यदेव प्रथम। यहां पर यह आपका है कबीरधाम में कवर्धा, फणी नाग वंश, कवर्धा में पकड़ना है फणी नाग वंश के शासक गोपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। फणी नाग वंश के शासक गोपाल देव है फणी नाग वंश के शासक, फणी नाग वंश के शासक गोपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। कवर्धा राजधानी है फणी नाग वंश की, यह आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो जाजल्यदेव प्रथम कवर्धा के फणी नागवंश के शासक गोपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। इसके बाद देखना है जाजल्यदेव प्रथम, यहां पर स्वर्णपुर के शासक भुजबल को उड़ीसा के स्वर्णपुर के शासक भुजबल को युद्ध में पराजित करते हैं। आगे देखना है यह आपका है दंतेवाड़ा में भ्रमरकोट या बारसूर, आज का बारसूर राजधानी थी छिंदक नागवंश की राजधानी बारसूर। और छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम, छिंदक नागवंश, और इसकी राजधानी रही है बारसूर, भ्रमरकोट, ध्यान दीजिएगा। तो जाजल्यदेव प्रथम
3 युद्ध करते हैं और तीनों में विजित होते हैं। सबसे पहले पकड़ना है जाजल्य देव प्रथम कवर्धा के फणी नागवंश के शासक गोपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। जाजल्य देव प्रथम स्वर्णपुर के शासक, उड़ीसा के स्वर्णपुर के शासक भुजबल को युद्ध में पराजित करते हैं तथा बारसूर के छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित करते हैं। जाजल्य देव प्रथम, और यह भी है सोमेश्वर प्रथम। जाजल्य देव प्रथम का छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध होता है। जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार कैद कर लेते हैं, लेकिन सोमेश्वर प्रथम की माता होती है गुंड महादेवी। सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी जाजल्य देव प्रथम से अनुग्रह करती है। तत्पश्चात जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार कैद से रिहा कर देते हैं। जाजल्य देव प्रथम छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित करते हैं तथा सपरिवार कैद कर लेते हैं, लेकिन सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी के अनुग्रह पर सपरिवार उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो यह है रतनपुर कलचुरी वंश से संबंधित प्रमुख युद्ध। अगला पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं रायपुर। रायपुर राजधानी है रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय की। ध्यान दीजिएगा, रायपुर राजधानी है ब्रह्मदेव राय की। ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय रायपुर कलचुरी वंश के शासक रामचंद्र देव के पुत्र रायपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहीं से शासन करते हैं। ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय का युद्ध होता है कवर्धा के फणी नागवंश के शासक, ध्यान दीजिएगा, कवर्धा के फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव के साथ। मोनिंग देव, मोनिंग देव है कवर्धा के फणी नाग वंश के शासक, फणी नाग वंश के शासक मोनिंग देव। ब्रह्मदेव राय कवर्धा के फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को 1413 में युद्ध में पराजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय कवर्धा के फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। 1413 को रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रतनपुर कलचुरी वंश के शासक कमल राज त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गांगे देव के उत्कल अभियान या उड़ीसा अभियान में उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं, अर्थात उन्हें सेना प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है यहां पर उत्कल अभियान या उड़ीसा अभियान, उत्कल अभियान या उड़ीसा अभियान, उत्कल अभियान या उड़ीसा अभियान, गांगे देव का उत्कल अभियान या उड़ीसा अभियान, गांगे देव का उत्कल अभियान या उड़ीसा अभियान में कमल राज जो कि है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक कमल राज अपना सहयोग प्रदान करते हैं गांगे देव है त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक, त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गांगे देव को उत्कल अभियान में कमल राज, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक कमल राज गांगे देव को, त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गांगे देव को अपना सहयोग प्रदान करते हैं, सेना प्रदान करते हैं। तो हमें यह याद रखना है कि गांगे देव त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक, यहां पर त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गांगे देव
उड़ीसा पर आक्रमण करते हैं, अर्थात गांगेय देव का उड़ीसा अभियान या उत्कल अभियान में कमल राज सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। रतनपुर कलचुरी वंश के शासक कमल राज सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन प्रमुख युद्ध। ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग पाली के बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को युद्ध में पराजित करते हैं। इसके बाद आगे पकड़ना है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक में 3 नाम पकड़ना है, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय के बाद अगला नाम याद रखना है जाजल्यदेव प्रथम। ध्यान दीजिएगा, रत्नदेव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गया कर्ण को युद्ध में पराजित करते हैं और इस तरफ रत्नदेव द्वितीय गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को युद्ध में पराजित करते हैं। यहां पकड़ना है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय कलिंग शासक जटेश्वर को युद्ध में पराजित करते हैं। यह आपका है जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक जय सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं। और जाजल्यदेव प्रथम के 3 युद्ध ध्यान दीजिएगा, पहला इधर पकड़ना है जाजल्यदेव प्रथम कवर्धा के फणी नागवंश के शासक गोपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। जाजल्यदेव प्रथम उड़ीसा के स्वर्णपुर के शासक भुजबल को युद्ध में पराजित करते हैं। और नीचे पकड़ना है बारसूर के छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित करते हैं। रायपुर से शासक है रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय 1413 में कवर्धा के फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। और लास्ट हमने डिस्कस किया कि गांगेय देव का त्रिपुरी कलचुरी वंश के शासक गांगेय देव के उत्कल अभियान में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक कमल राज सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। कमल राज सैन्य सहायता प्रदान करते हैं, सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन युद्ध। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन युद्ध। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बारेंद्र साय का प्रमुख युद्ध। मध्य प्रदेश के मांडू के शासक होते हैं बारेंद्र साय के समकालीन महमूद खिलजी। महमूद खिलजी रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बारेंद्र साय के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन बारेंद्र साय मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी को युद्ध में पराजित करते हैं। और साथ ही साथ बारेंद्र साय की सेना महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी के दूसरी तरफ तक खदेड़ देती है। ध्यान दीजिएगा, तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बारेंद्र साय का प्रमुख युद्ध। यह आपका पकड़ना है, यह हमारा देश भारत। यह आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय से संबंधित युद्ध को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, यह आपका है रतनपुर, यह पकड़ना है रतनपुर, और यहां पकड़ना है मध्य प्रदेश में मांडू, मध्य प्रदेश में पकड़ना है मांडू के शासक, इस समय मांडू के शासक थे महमूद खिलजी, मांडू के शासक महमूद खिलजी, मांडू के शासक महमूद खिलजी। ध्यान दीजिएगा, मांडू के शासक महमूद खिलजी, मांडू के पठान या मुस्लिम शासक महमूद खिलजी, मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी, मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी, ये करते हैं छत्तीसगढ़ पर आक्रमण। और इस समय रतनपुर में शासक है, इस समय रतनपुर में शासक है बहारेंद्र साय, इस समय रतनपुर में शासक है, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय, इस समय रतनपुर कलचुरी वंश के शासक है बहारेंद्र साय। ध्यान दीजिएगा, बहारेंद्र साय, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय, मांडू के शासक, मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय के साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं, ये इनके साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि बहारेंद्र साय की सेना मुस्लिम या पठान शासक, मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी के दूसरे तरफ खदेड़ देती है, अर्थात इस युद्ध को जीतते हैं बहारेंद्र साय की सेना। यह पकड़ना है सोन नदी, यह पकड़ना है सोन नदी जो जाके गंगा में मिल जाती है सोनपुर पटना में। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है सोन नदी, यह है सोन नदी। तो इस प्रकार से इस युद्ध को जीतते हैं बहारेंद्र साय। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासक है महमूद खिलजी। तो यह है छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमण, छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमण, छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण या पठान आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण किया था मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी ने। और इस प्रकार से बहारेंद्र साय वर्सेस युद्ध होता है महमूद खिलजी का। रतनपुर के पास बहारेंद्र साय तथा महमूद खिलजी का युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतते हैं बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय की सेना महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी के दूसरे तरफ खदेड़ देती है और इस प्रकार से विजित होते हैं बहारेंद्र साय। तो छत्तीसगढ़ पहला मुस्लिम आक्रमण है, छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी है महमूद खिलजी। कलचुरी वंश से संबंधित अगले युद्ध को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा,
यह हमारा पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर, यहां पकड़ना है मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर, बस्तर, दुर्ग तथा रायपुर। यह आपका है बिलासपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं, यह आपका है नागपुर, महाराष्ट्र में। यह आपका पकड़ना है महाराष्ट्र, यह आपका है महाराष्ट्र में नागपुर, नागपुर। यह आपका है महाराष्ट्र का नागपुर। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में शासक पकड़ना है मराठा वंश या भोसला वंश के शासक रघुजी भोसला प्रथम, रघुजी भोसला प्रथम, रघुजी भोसले प्रथम या रघुजी प्रथम, रघुजी भोसले प्रथम या रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम। मराठा भोसला वंश, मराठा भोसला वंश या भोसला वंश के शासक रघुजी भोसला प्रथम या रघुजी प्रथम के सेनापति होते हैं। इनके सेनापति होते हैं भास्कर पंत, जिन्हें कहा जाता है मराठा भास्कर पंत। क्योंकि ये मराठा वंश के सेनापति है, इसलिए इन्हें कहा जाता है मराठा भास्कर पंत, अर्थात भास्कर पंत। इनके सेनापति भास्कर पंत का छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर आक्रमण होता है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर आक्रमण होता है। यह आपका है रतनपुर, यहां पकड़ना है रतनपुर, यह है रतनपुर। और इस समय रतनपुर के शासक है, इस समय रतनपुर के शासक है रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। ध्यान दीजिएगा, रघुजी भोसला प्रथम या रघुजी प्रथम, मराठा भोसला वंश के शासक रघुजी भोसला प्रथम या रघुजी प्रथम के सेनापति मराठा भास्कर पंत का आक्रमण होता है नागपुर से रतनपुर पर। तो इस प्रकार से इनका आक्रमण होता है 1741 ईस्वी को, 1741 ईस्वी को। रघुजी प्रथम मराठा भोसला वंश के शासक रघुजी प्रथम के सेनापति मराठा भास्कर पंत का उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण होता है। और इस समय रतनपुर के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह रघुजी भोसला प्रथम अर्थात भास्कर पंत अर्थात मराठा वंश की अधीनता को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह कहलाएंगे रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, क्योंकि अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में इनका शासन काल रहा है 1732 से लेकर 1741 को। चूंकि भास्कर पंत का आक्रमण हुआ है तो अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में इनका शासन काल रहा है 1732 से लेकर 1741 तक।
और मराठा वंश के अधीन रघुनाथ सिंह कहलाएंगे प्रथम शासक। तो इनका शासनकाल मराठा वंश के अधीन रहेगा 1741 से लेकर 1745 तक। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से कहलाएंगे रघुनाथ सिंह अंतिम स्वतंत्र शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक तथा मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन रतनपुर कलचुरी वंश के प्रथम शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के प्रथम शासक, रतनपुर कलचुरी वंश, रतनपुर कलचुरी वंश के प्रथम शासक। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नागपुर से ही मराठा भोसला वंश के शासक रघुजी भोसले, रघुजी भोसले द्वितीय या रघुजी द्वितीय का आक्रमण होता है रायपुर पे। ध्यान दीजिएगा, रायपुर पर। और इस समय रायपुर पर शासक है रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह। रायपुर में शासक है अमर सिंह, रायपुर में शासक है अमर सिंह। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में शासक है अमर सिंह। मराठा भोसला वंश के शासक रघुजी द्वितीय का आक्रमण होता है 1750 को रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह के साम्राज्य पर अर्थात रायपुर पर। और इस प्रकार से अमर सिंह भी रघुजी भोसला द्वितीय की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अमर सिंह कहलाएंगे, इस प्रकार से अमर सिंह कहलाएंगे रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक तथा मराठा वंश के अधीन रायपुर कलचुरी वंश के प्रथम शासक। ध्यान दीजिएगा, अमर सिंह जब शासक रहते हैं तो रघुजी भोसला द्वितीय का आक्रमण होता है 1750 को रायपुर पर। और इस प्रकार से रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह रघुजी भोसला द्वितीय अर्थात रघुजी द्वितीय मराठा भोसला वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। अमर सिंह शासक बने थे, ध्यान दीजिएगा, अमर सिंह शासक बने थे 1741 को और 1750 को मराठा वंश का आक्रमण हो गया, रघुजी द्वितीय का आक्रमण हो गया। तो इस प्रकार से रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे, रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे अमर सिंह। और 1750 से यह अधीनता में आ जाते हैं मराठा वंश के। 1750 से लेकर 1753 तक इनका शासनकाल रहता है। तो ये कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन प्रथम रायपुर कलचुरी वंश के शासक, मराठा वंश के अधीन प्रथम शासक, रायपुर कलचुरी वंश के प्रथम शासक। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे रघुनाथ सिंह, जबकि रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे अमर सिंह। नागपुर से रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत का 1741 को रतनपुर पर आक्रमण होता है और इस समय रतनपुर के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह 1741 को भास्कर पंत अर्थात मराठा भोसला वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। 1750 को रघुजी भोसला द्वितीय या रघुजी द्वितीय का रायपुर कलचुरी वंश के ऊपर आक्रमण होता है और इस समय शासक रहते हैं रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह
रघुजी भोसला द्वितीय अर्थात मराठा भोसला वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। 1741 में उड़ीसा अभियान के दौरान मराठा भास्कर पंत का रतनपुर पर आक्रमण होता है और यहां के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। मीर हबीब के आमंत्रण पर मराठा भास्कर पंत रतनपुर पर आक्रमण करते हैं, अर्थात मराठा भास्कर पंत को रतनपुर पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रण भेजा था मीर हबीब ने। मीर हबीब के आमंत्रण पर मराठा भास्कर पंत का रतनपुर पर आक्रमण होता है और रतनपुर के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। तो इस प्रकार से मीर हबीब के आमंत्रण पर मराठा भास्कर पंत का रतनपुर पर आक्रमण होता है और 1741 में रघुनाथ सिंह मराठा भास्कर पंत अर्थात मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से रतनपुर पर मराठा भास्कर पंत के द्वारा मराठा वंश का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है कल्याणगिरी गुसाई को। कल्याणगिरी गुसाई होते हैं रतनपुर में मराठा प्रतिनिधि के रूप में मराठा भास्कर पंत रतनपुर में मराठा प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं कल्याणगिरी गोसाई को। तो इस प्रकार से रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक होंगे रघुनाथ सिंह तथा रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक होंगे अमर सिंह।